और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे गुजरात की, जहां आज भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट शपथ लेने वाली है। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 1:30 बजे होगा। आज 27 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन कौन कौन नेता मंत्री बनेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट को बदलने की तैयारी में है। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल। कल दिन भर के असमंजस के बाद आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई। वक्त तय हुआ है आज दोपहर 1:30 बजे का, जब गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट से सस्पेंस खत्म होगा। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में पूरी की पूरी सरकार बदलने की तैयारी है, यानी भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में सभी चेहरे नए होंगे। विजय रूपाणी सरकार का कोई मंत्री इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा। आज 27 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। 1 या 2 महिलाओं को भी मंत्री पद मिल सकता है। साफ छवि वाले चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। गुजरात को बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है और शायद यही वजह है कि नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी अब नो रिपीट थियरी को लेकर आगे बढ़ रही है, जिस वजह से कई ऐसे बीजेपी के सीनियर मंत्री नाराज है। लेकिन अगर ये थियरी 2022 के विधानसभा चुनाव में सफल रही तो इसका नतीजा दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जा सकता है। कल दिन भर अटकलों का दौर चलता रहा। राजभवन के बाहर शपथ समारोह के पोस्टर भी लग चुके थे। पहले दोपहर का वक्त तय हुआ, फिर शाम का, और आखिरकार उसे आज के लिए टाल दिया गया। माना जा रहा है कि अंदरूनी खींचतान को खत्म करने के लिए कल दिन भर कोशिशें होती रहीं। हालांकि कोई नेता नाराजगी की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं। हमारी पार्टी की पॉलिसी है, इसमें हम कुछ नहीं बताएंगे। आपको नाराजगी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नाराजगी। पार्टी जो बताएगी वो काम करेंगे। ऐसे नाराजगी वाली कोई बात नहीं। आपसे क्या कन्वे किया? नहीं, कुछ कोई बात नहीं। कोई नाराजगी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता है और किसी को नाराजगी नहीं। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को लिए जाने की खबर के बाद कल दिन भर हलचल तेज रही। दरअसल विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्दू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां तक नितिन पटेल का सवाल है, तो भूपेंद्र पटेल से सीएम की रेस में पिछड़ने के बाद उनकी नाराजगी की खबरें थी। उनसे बात करने भूपेंद्र पटेल खुद उनके घर गए थे, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि सीएम की रेस से पिछड़ने के बाद नितिन पटेल डिप्टी सीएम की कुर्सी भी बचा पाएंगे या नहीं। 18 साल था उम्र का था, तब से जनसंघ से लेके आज दिन तक बीजेपी का कार्यकर हूँ और रहूंगा। कोई स्थान या कोई जगह मिले कि न मिले वो बड़ी बात नहीं है। लोगों का स्नेह, प्रेम और सम्मान वही बड़ी बात है। उधर निवर्तमान सीएम विजय रूपाणी के घर कल दिन भर विधायकों का आना जाना चलता रहा। असंतुष्ट नेताओं को समझाने की कोशिश चलती रही, लेकिन असंतोष को कैसे और कितना काबू किया जा सका है, इसका पता नई कैबिनेट की शपथ के बाद आने वाले कुछ दिनों में चल पाएगा। गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। गोपी घांगर मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गोपी, देखिए ये नो रिपीट थ्योरी जिस पर इस वक्त काम किया जा रहा है और सारे मंत्री यही कह रहे हैं कि हमें नाराजगी नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑल इज नॉट वेल थ्योरी पर अब काम करना पड़ जाए। बिल्कुल, और यही हो रहा है। नेहा, आपको बता दूं कि इस वक्त नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल और भूपेंद्र यादव, इन तीनों के बीच में अहमदाबाद एनेक्सी में मीटिंग हो रही है। और कल पूरी रात ये पूरा जो मंत्रिमंडल, जो विजय रूपाणी सरकार में मंत्री थे, उन लोगों को मंत्री ना बनाने की वजह से एक जिस तरीके सा बागीपन अपनाया है। कई ऐसे मंत्री हैं जो बागी हो चुके हैं क्योंकि उनको चाहिए मंत्री पद, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात कही है, हालांकि फोन पे ये लोग बात कर रहे हैं और फोन पे कह रहे हैं कि हमें अभी कुछ बात नहीं करना है, लेकिन हाँ, हमें मंत्री बनना है और हम मंत्री बनना चाहते हैं, इस तरीके की बात हो रही है। लेकिन जिस तरीके से नो रिपीट थ्योरी लेकर आए हैं और नो रिपीट थ्योरी से बीजेपी को उम्मीद है कि 2022 में उन्हें एक बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बागीपन है, चाहे वो नितिन पटेल हो, भूपेंद्र सिंह चुडासमा हो या कौशिक पटेल हो,
जो बागीपन है वो बीजेपी को भारी ना पड़ जाए 2022 में, उसको लेकर अब रणनीति बनाई जा रही है। नेहा, साथ ही किन किन नामों पर मुहर लग चुकी है, किन किन नामों पर अभी भी संशय बना हुआ है, गोपी क्या डिटेल सामने आ रही है? क्योंकि 1:30 बजे शपथ ग्रहण होना है। अभी कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो बाहर निकलकर तो ये कह रहे हैं कि हाँ हम खुश हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हम नाराज नहीं है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सबको साथ लेकर चलना है। और ऐसे में जब डिप्टी सीएम ही नाराज चल रहे हैं तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि जो नए नाम होंगे वो ऐसे नाम होंगे जो ना तो संगठन में, बीजेपी संगठन में है, और ना ही जो बीजेपी के अध्यक्ष से हमारी बात हुई थी उनका ये साफ कहना था। ऐसे नाम होंगे जो जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे उनकी कैबिनेट में भी, उनके मंत्रिमंडल में भी कोई नहीं था, इस तरीके के नेता के नाम होंगे। यानी ये जो नए चेहरे हैं, नए चेहरों पे बीजेपी 2022 के चुनाव को लेकर एक दाव खेल रही है, और ये दाव अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि देश की राजनीति में भी ये नो रिपीट थियोरी का जो फॉर्मूला है वो हमें देखने मिले। लेकिन जानकार ये मानते हैं क्योंकि 30 साल से नितिन पटेल जो है वो 1995 से, जब से बीजेपी सरकार आई है, कभी ना कभी मंत्री रहे, यानी 30 साल से वो बीजेपी में सत्ता पर काबिज है। वैसे में जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार है या वरिष्ठ जो विशेषज्ञ है वो यही मानते हैं कि अगर ऐसे मंत्री को हटाया जाएगा तो नए चेहरों को मौका मिलेगा, और नए चेहरों को बिल्कुल नजर बनाए रखिए गोपी, क्योंकि आज का दिन बेहद अहम है और 1:30 बजे से शपथ ग्रहण समारोह शुरू होना है। इस बीच काफी सारी कवायद चल रही है कि कैसे मंत्रियों को मना लिया जाए, और गुजरात में आज 1:30 बजे जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन अब बात उस आतंकी साजिश के खुलासे की करेंगे जिसका दुबई कनेक्शन सामने आया है। जी हां, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये एक बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ माना जा रहा है। आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि पाकिस्तान के ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का मास्टरमाइंड दुबई में बैठा है। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी उसामा का पिता इसी मॉड्यूल का सरगना है। पाकिस्तान के शहर पर आतंकी खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक कड़ी सामने आ रही है। आतंकी इस मॉड्यूल में ISI के साथ अंडरवर्ल्ड किस तरह देश के अलग अलग शहरों में साजिश का ताना बाना बुन रहा था, इसकी परतें खुलने लगी हैं। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और IB लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल का एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूछताछ में पता चला है कि गिरफ्तार उसामा का पिता टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक उसामा का पिता उसैदुर रहमान इस वक्त दुबई में है। उसैदुर रहमान दुबई में ही मदरसा चलाता है और ISI के सीधे संपर्क में है। उसामा का चाचा हुमैदुर रहमान भी इस टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। चाचा ने ही गिरफ्तार जीशान को आतंक के रास्ते पर आने के लिए भड़काया और पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा। चाचा हुमैदुर रहमान प्रयागराज का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और UP ATS की छापेमारी में प्रयागराज से ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक और IED जब्त की गई थी। माना जा रहा है कि छापेमारी के दौरान ही उसामा का चाचा फरार हो गया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल उसामा के मोबाइल चैट की भी पड़ताल कर रही है, जिससे इन खुलासों की पुष्टि हुई है। अब दिल्ली पुलिस दुबई में बैठे उसामा के पिता और ISI के नए टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड उसैदुर रहमान के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएगी। साथ ही छापेमारी के दौरान प्रयागराज से फरार होने वाले हुमैदुर रहमान के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की भी तैयारी है, ताकि वो देश छोड़कर न भाग जाए। आज कोर्ट से इजाजत लेने के बाद जब्त की गई IED NSG की टीम को सौंपा जाएगा।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और खुफिया एजेंसियां एक और संदिग्ध की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी शख्स ने बंगाली बोलने वाले 15 लोगों को पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजा था। इस बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 संदिग्धों इम्तियाज और मोहम्मद जमील को छोड़ दिया है। इनके खिलाफ कोई सबूत अभी तक जांच में नहीं मिले। स्पेशल सेल के मुताबिक ताहिर उनके पास नहीं है और न ही उससे जुड़ी कोई जानकारी है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच दिल्ली पुलिस ने पंजाब से पिछले महीने टिफिन, बम और हथियारों की बरामदगी के पाकिस्तान मॉड्यूल के आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू कर दी है। ये बरामदगी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे के घर से हुई थी। दरअसल पंजाब से जो विस्फोटक बरामद हुए, वैसे ही विस्फोटक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से बरामद किए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, देखिए, ये टेरर नेटवर्क सीधे दुबई से जा जुड़ा है और देश में ही कई अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में अभी भी बहुत सारी जांच बाकी है। क्या पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से, कहां तक जांच पहुंची है, किस तरीके से इस नेटवर्क के तार जुड़ रहे हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस को अभी 3 महत्वपूर्ण लोगों की इस पूरे वारदात में, जो पूरा मॉड्यूल है उसमें उनकी तलाश है। एक जो ओसामा, जो गिरफ्त नया संदिग्ध आतंकी है, जो पाकिस्तान ट्रेनिंग लेने गया था, उसके पिता जो दुबई में है। दूसरे ओसामा के चाचा जो इलाहाबाद में, जिन पे आरोप है कि उन्होंने जिशान को रेडिकलाइज किया था, उसे तैयार किया था, क्योंकि जब पाकिस्तान भेजा जाना था ओसामा को तो 2 लड़कों की जरूरत थी। ये जिम्मेदारी दी गई थी ओसामा के चाचा को। जब जिशान को तैयार किया गया तो ओसामा के चाचा की भी अभी इस पूरे मामले में तलाश है। और तीसरा एक शख्स है, जब पूछताछ में जो खुलासा हुआ है कि जब जिशान और ओसामा मस्कट पहुंचे थे तो वहां से 15 से 16 लोग बांग्ला भाषा में बात कर रहे थे, तो उनके हैंडलर की तलाश है। इस पूरे मॉड्यूल में ये 3 अहम कड़ियां हैं। इस दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि जो हथियार, जिस तरीके के हथियार, जो फायरआर्म्स मिले हैं, जो आईईडी मिली है, वो अगस्त महीने में एनआईए ने जो पंजाब में रेड करके जो बरामदगी की थी उससे काफी मिलते जुलते हैं। तो ये पूरे तार को जोड़ रही है। इसे ये लग रहा है कि ये जो पूरा मॉड्यूल जो अभी पकड़ में आया है, इसके तार काफी लंबे हैं। और यही वजह है कि जो तमाम एटीएस है, यूपी एटीएस हो चाहे महाराष्ट्र एटीएस हो, उनकी टीमें यहाँ पर जो संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके साथ पूछताछ करेगी, ताकि पूरा खुलासा हो सके कि पूरे देश में किन किन जगहों पर किस तरीके से ये नेटवर्क फैला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, हिमांशु। इस बीच एक अहम खबर गुजरात से आ रही है। कोस्ट गार्ड के जहाज राजरतन से निगरानी मिशन के दौरान भारतीय जल सीमा में चहलकदमी कर रहे अल्लाह फवाकल नाम के एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ये घटना मंगलवार रात की है। नाव पर 12 लोग सवार थे। आगे की जांच के लिए नाव को ओखा ले जाया गया। यूपी की सियासत में इस वक्त जान का खेल चरम पर है। योगी आदित्यनाथ एसपी के लिए अब्बू जान का इस्तेमाल करते रहे, कोई भाई जान का मुद्दा लेकर मैदान में उतर जाता है, और इस बीच सियासत में अम्मी जान की एंट्री भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बता दिया है। अपनी बहन को खोने वाली लड़की की जुबान पर ना अब्बा जान आता है, ना चाचा जान आता है। लाचार होकर बच्ची को ले जाते पिता का ये वो मार्मिक वीडियो है। लेकिन बेटी को लेकर मजबूर लौटते पिता की इस कहानी में भी ना कोई अब्बा जान आता है, ना कोई चाचा जान आता है। फिरोजाबाद में गोद में लेकर बेटी को आता एक पिता दिखता है, पीछे उसकी दादी नजर आती है। कुछ देर बाद बिलखती दादी अस्पताल के बाहर दिखती हैं, जो पोती के शव को पकड़कर कहती हैं, दम तोड़ चुकी पोती से चिपकी दादी के दर्द में भी ना अब्बा जान सुनाई देता है, ना चाचा जान।
एक तख्त पर लिटाकर खुले में ही पेड़ से टंगी सलाइन की बोतल के सहारे जिंदगी बचाने का काम किया जा रहा है। इनकी जिंदगी किसी डॉक्टर नहीं, भगवान भरोसे समझिए। तो पेड़ के नीचे इलाज कराती जनता की पीड़ा भी क्या अब्बा जान चाचा जान की राजनीति में दब जा रही है? तेज बुखार जिस बहन का बदन तोड़ दे रहा है, उसे कंधे पर उठाया भाई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल दौड़ता है। एक भाई थक जाता है, दूसरा भाई अपनी बहन को उठाकर इलाज के लिए जमीन नाप रहा है। बीमार बहन के लिए कंधा भाई का आता है, न कि अब्बा जान का या चाचा जान का। फिरोजाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के बाहर आम आदमी का परिवार रोता है। पिता के कंधे बोझिल हो रहे हैं, डर है कहीं बेटा इलाज के लिए भटकाए जाने पर दम न तोड़ दे। तब मैं आगरा ले जा, मैं बताऊं क्या करूंगा। मदद के लिए गुहार लगाते इस पिता के शब्दों में भी न अब्बा जान आता है न चाचा जान आता है। बिस्तर पर बीमार बेटा लेटा है, माँ के हाथ लगातार एक कागज को कलम से रंगते जा रहे हैं। ये शब्द हैं राम राम। भगवान भरोसे चमत्कार का सहारा लेती है माँ, लेकिन न जिक्र अब्बा जान का आता है न चाचा जान का आता है। तो दस्तक देकर पूछिए आप, जब डेंगू, बुखार, संक्रमण की बीमारियों के दर्द में उलझे आम आदमी की जुबान पर कोई अब्बा जान, चाचा जान, अम्मी जान, भाभी जान का नामो निशान नहीं, फिर क्यों राजनीति में इसी का जिक्र होता है? अब्बा जान, अब्बू जान, चाचू जान, अब्बा जान, अम्मी जान। नाम क्या था उनका? वोट के लिए अब्बा जान, चाचा जान और ना जाने कितने प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाली राजनीति और राजनेता देखें। हताश, निराश होकर जमीन पर बैठी इस बेटी को फिरोजाबाद के सरकारी अस्पताल में सोमवार को अपनी 11 साल की बहन को खोने से पहले अस्पताल के बाहर पुलिस वालों के सामने अपनी बहन को बचाने के लिए गुहार लगा रही है। नहीं चलेगी। थोड़ी ही देर में जब बहन ने दम तोड़ दिया, उस वक्त अस्पताल में दौरा करने आए डीएम कमिश्नर के सामने बेटी अड़ जाती है, इस दावे के साथ सवाल पूछने के लिए कि क्यों नहीं सही इलाज इसकी बहन को मिला। कमिश्नर की कार के सामने से हटाने के लिए महिला पुलिस आ गई। बेटी चिल्लाकर पूछती है, क्या डीएम साहब आप हैं? इस बच्ची से बात करने के लिए फिर अधिकारी ले जाते हैं, लेकिन अपनी बहन को खोने वाली लड़की के आरोपों पर जवाब मिलता है, दुख सहने की क्षमता सबकी एक जैसी नहीं होती। मेरी मम्मी 2 दिन से कह रही है अल्ट्रासाउंड कर दो, इसका पेट फूल रहा है, पर यहाँ के डॉक्टरों ने नहीं सुनी। जब आज ज्यादा जोर दिया गया, जब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई, वेंटिलेटर पर रखने की आ गई, तब अल्ट्रासाउंड किया गया, तब उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। यहाँ के डॉक्टर ऐसा इलाज कर रहे हैं, तभी यहाँ डेली 4 से 5 बच्चे खत्म हो रहे हैं। 24 घंटे में 4 से 5 बच्चे खत्म हो रहे हैं डेली। डेथ हो जाए तो उस समय उसके लिए दुखद होता है। अब हर जने को इस दुख को सहने की, हर बंदे की क्षमता अलग अलग होती है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये बीमारी थी ऐसी और उसके अंदर सीवियर कॉम्प्लिकेशंस थे। पूरी कोशिश करा बचाने का हमारी टीम ने, और बच्चे के साथ, उसकी बहन के साथ हुआ, इसके लिए हमें खेद है। ये बात सच है कि दुख सहने की क्षमता सबकी अलग होती है, लेकिन क्या इलाज करने की क्षमता भी सिस्टम में अलग अलग है और कमजोर भी? वरना ये दावा इस वीडियो के आधार पर क्यों होता है? फिरोजाबाद में भर्ती न किए जाने पर एक पिता अपनी बच्ची को यूं साइकिल पर पीछे बैठाकर रात के अंधेरे में वापस लौट गया, और दिन के उजाले में जब सियासत उत्तर प्रदेश की अब्बा जान चाचा जान के जाल में फंसी है, तब 540 बेड के फिरोजाबाद के अस्पताल में लगातार लोग बच्चों को यूं लाते हैं, लेकिन सब खुश नसीब नहीं होते दाखिला पाने में। जहाँ जरूरी लगता है वहाँ एडमिट करते हैं पेशेंट्स को, बट डॉक्टर शुड डिसाइडेड कि किनको एडमिट करना है, और वी कीप फ्यू बेड्स आल्सो फॉर द सीरियस पेशेंट्स अगर आ जाते हैं। शायद इसीलिए तौफीक के परिवार को आंसू बहाना पड़ता है। बेटी को दाखिला देने से यहाँ मना कर दिया गया। संवाददाता आशुतोष ने पूछा, क्या हुआ? आगरा ले जा, मैं बताऊं क्या करूँ भाई। भर्ती नहीं किया बच्चे को? बड़े भाई नहीं है, आगरा जान पहचान नहीं, कहाँ ले जाए? बड़े भाई नहीं तो भर्ती नहीं किया तौफीक को यहाँ पे? दवाई चली, बोतलें भी लगी हैं, इंजेक्शन भी लगे हैं, सब चीज अभी ऊपर ही है।
आप कह रहे हैं आगरा ले जाओ? हाँ। आशुतोष ने डॉक्टर से बात की। अस्पताल ने कहीं और ले जाने की जगह दोबारा इसी सरकारी अस्पताल में इलाज का भरोसा दे दिया। आइए माँ जी, आ जाओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ। आप कह रहे नहीं भेज रहे, यही रखेंगे। चलो अंदर, कोई नहीं कह रहा। फोन कर रहे, क्या नाम है बच्चे का? अस्पतालों के बाहर ये बोर्ड तो लगे हैं कि डेंगू से कैसे बच सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल में जनता को इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं मिलती। तभी तो शिकोहाबाद के हिम्मतपुर गांव में खुद को डॉक्टर कहने वाला एक शख्स सड़क किनारे पेड़ से सलाइन की बोतल टांगकर तख्त पर मरीजों को लेटाकर उनकी जान और खतरे में डाल रहा है, क्योंकि डेंगू के सही इलाज में देरी जानलेवा हो सकती है। तो ये नौबत क्यों आती है? क्योंकि दावा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भीतर तो भूसा भरा है, गाय है, बछड़ा है और डॉक्टर यहाँ कभी कभार आते हैं। और जब जनता पेड़ के नीचे इलाज करा रही है, तब केबिन में चाय पीते मिले मुख्य चिकित्सा अधिकारी का जवाब आता है, आपने बताया है तो देख लेंगे, सही करा देंगे। हो सकता है कि वहाँ का डॉक्टर हेल्थ कैंप में गया हो, उसके हम जो आप कह रहे हैं उसका देख लेंगे, जांच कर लेंगे, और जो आप कह रहे हो झोला छाप में ड्रिप लगा रहे हैं उनको हम विशेष अभियान चला के उनको बंद कराएंगे। यह हालत तब है जब अकेले फिरोजाबाद में ही 60 लोगों की मृत्यु 25 दिन के भीतर डेंगू से हो चुकी है। परिवारों को ढांढस बंधाना मुश्किल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में जिन शब्दों की जरूरत अभी जनता को है, यानी सांत्वना, चाक चौबंद इलाज, संपूर्ण संसाधन, जिंदगी, आम इंसान, उनकी जगह सुनाई पड़ रहा है। अब्बा जान, अब्बू जान, चाचू जान, अब्बा जान। फिरोजाबाद से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी का महत्वाकांक्षी आत्मनिर्भर भारत मिशन अब अपना असर दिखाने लगा है। अप्रैल जून तिमाही में देश के एक्सपोर्ट प्री कोविड स्तर पर से आगे निकल गए हैं। पीएलआई स्कीम समेत तमाम प्रोत्साहन योजनाओं में देश की जीडीपी में निर्यात की हिस्सेदारी बढ़कर 40% हो गई है। किसी भी देश के आत्मनिर्भर बनने का सबूत है कि आयात घटे और निर्यात बढ़ने लगे, यानी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के अलावा एक्सपोर्ट करने लायक भी उत्पादन करने में अगर कोई देश कामयाब हो जाए तो फिर वो आत्मनिर्भरता की कसौटी पर एकदम खरा उतरेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन भी कुछ इसी तरह देश का निर्यात बढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। इस मिशन में जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी पीएलआई को जोड़ा गया है, तब से एक्सपोर्ट के मोर्चे पर तेज रिकवरी देखने को मिल रही है। इसके दम पर 2021-22 में भारत निर्यात में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ी बात है कि जिस विकास दर को बढ़ाने में सरकार पूरा दमखम लगा रही है, उस जीडीपी का ग्रोथ इंजन बनने के लिए भी एक्सपोर्ट तैयार है। अप्रैल जून में जीडीपी में निर्यात का योगदान 40% पर पहुंच गया है। इस साल अप्रैल जून में 7,68,589 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि अप्रैल जून 2019-20 में 7,06,991 करोड़ का निर्यात किया गया था। यानी जिस प्री कोविड तिमाही के मुकाबले जीडीपी अभी भी 10% कम है, उसी तिमाही के मुकाबले निर्यात में ये बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था का हौसला बढ़ाने वाली है। हमारे देश का एक्सपोर्ट पिछले साल से अप्रैल अगस्त पीरियड में करीब 67% बढ़ा है और अगस्त महीने के अंदर खाली 47% का इंक्रीज हुआ है। ये एक्सपोर्ट बढ़ने का प्रमुख कारण है कि कोविड के बाद से चाइना का झुकाव लोगों की तरफ काफी कम हो गया और चाइना से सारा व्यापार शिफ्ट हो रहा है। जो इन्होंने रोड टैप चालू किया है और इसके अलावा पीएलआई स्कीम चालू करी है, इससे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में बहुत बढ़ावा मिलेगा। इस साल अप्रैल जून में 20% की विकास दर हासिल करने के बावजूद हालात प्री कोविड स्तर के मुकाबले काफी बदतर हैं। इसका अनुमान जीडीपी की सबसे बड़ी ताकत निजी खपत के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। अप्रैल जून 2019 में बतौर निजी खपत 20,24,421 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि इस बार अप्रैल जून में ये खर्च घटकर 17,83,611 करोड़ रुपए पर सिमट गया। ऐसे में एक्सपोर्ट में हो रही बढ़ोतरी जीडीपी की मजबूत ताकत बनने को तैयार है। एक्सपोर्ट
बढ़ाने के लिए जारी सरकारी कोशिशों का नतीजा है कि इस साल के लिए वस्तु निर्यात का 400 अरब डॉलर का जो लक्ष्य रखा गया है, अप्रैल अगस्त में उसका 41% हासिल किया जा चुका है। साथ ही हाई एंड वैल्यू वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात 15% बढ़ा है। मोबाइल फोन, फार्मा और मशीनरी जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में आई तेजी के पीछे एक वजह कीमतों में हुई बढ़ोतरी को भी माना जा रहा है। ऐसे में एक्सपोर्ट की असली ताकत और इजाफे का अंदाजा लगाने के लिए कुछ तिमाहियों तक इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।